अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अली रशीद। आप लोग का स्वागत है स्मार्ट क्लास के इस नए वीडियो के साथ। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। अगर आप लोग चैनल पहली बार आए तो आप लोग को बता देते हैं कि हम लोग इससे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ा चुके हैं। अगर जो भी नए स्टूडेंट, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। हम लोग चैप्टर ऑब्जेक्टिव और गेस क्वेश्चंस भी करा चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते वीडियो में। देखिए, हम आप लोग को बता देते हैं कि आज पढ़ाना क्या क्या है। देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो हम पढ़ा चुके हैं। और देखिए, आज पढ़ना क्या क्या, अज्ञात काल पढ़ना है, वैदिक युग पढ़ना है, ऋग्वेद पढ़ना है, उत्तर वैदिक पढ़ना है, लोह युग पढ़ना है, सबसे बड़ा महाजनपद पढ़ना है, हर्यक वंश पढ़ना है, और शिशुनाग वंश पढ़ना है, नंद वंश पढ़ना है, और मौर्य वंश पढ़ना। आज समझ में आ गया आप लोगों को, यही सब पढ़ना आज। चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा चुके हैं, इसको हम रिवीजन करा देते हैं। हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता अगर पूछ दे एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, तो ये हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता को कहा जाता है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैला हुआ है। ये एक त्रिभुजाकार आकृति क्षेत्र में है। इसको शहरी सभ्यता कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को ना? चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वैदिक काल के बारे में जानते हैं। कौन सा काल? वैदिक काल के बारे में। एग्जाम में इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है वैदिक काल से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का अस्तित्व में आई थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का समय आया। यह ग्रामीण सभ्यता, अगर एग्जाम में पूछ दे कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो ग्रामीण सभ्यता आप लोग लिखते चलिए। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। क्लियर? वैदिक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, शहरी सभ्यता। हम ब्रिटिश स्टूडेंट्स पहले भी बता चुके हैं। और इसे आर्यों द्वारा बसाया गया। और देखिए, वैदिक सभ्यता को कौन बसाया था? आर्यों। यहाँ में पूछ सकता है कि वैदिक सभ्यता को कौन मतलब निर्माण किया था? आर्य। समझ में आ गया ना आप लोग को? इसका काल, यानी काल मतलब समय, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। अगर पूछ दे वैदिक काल की सभ्यता कितना है, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। नोट्स करते चलिए, VVI पॉइंट सब है। समझ में आ गया ना आप लोग को? चलिए आगे चलते हैं हम लोग वीडियो में। देखिए, इनकी भाषा प्राक संस्कृत थी, जो वर्तमान संस्कृत से थोड़ी सी अलग है। देखिए, वैदिक काल की जो भाषा था, प्राकृत भाषा था, जो संस्कृत से थोड़ा सा अलग था उस समय। समझ में आ गया ना? वर्तमान अभी में संस्कृत से थोड़ा सा अलग था। क्लियर? वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। देखिए, वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? एग्जाम में पूछ दे कि वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में। कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला। कौन सा? ऋग्वेद, उत्तर वैदिक। देखिए, वैदिक सभ्यता का काल कितना था? 1500 से 600 था ऋग्वैदिक का। आप देखिए, उसको 2 भागों में बांटा गया। तो आप देखिए, सॉरी, वैदिक काल का 1500 से 600 ईसा पूर्व था ना। अब इसको 2 भागों में बांटा गया। ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद का 1500 से 1000। एग्जाम में पूछ जाए कि ऋग्वेद का काल कितना है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। क्लियर? अगर उत्तर वैदिक का पूछ दिया तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाला। सब समझ में आ गया ना? चलिए आगे चलते हैं। वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। या तो बताइए दिए, वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। किसी को कोई दिक्कत? वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक। क्लियर? ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। बता दिए ये लोग, ऋग्वैदिक काल का 1500 से 1000 ईसा पूर्व। क्लियर? ऋग्वैदिक काल के दौरान ऋग्वेद की रचना हुई। अब देखिए, ऋग्वेद काल में
एक वेद का रचना हुआ। कौन सा वेद? ऋग्वेद। क्लियर। अगर एग्जाम में पूछ दे ऋग्वैदिक काल में कौन सा वेद की रचना हुआ, तो ऋग्वेद का। क्लियर। किसी को दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में पूछ देता है कि ऋग्वैदिक काल का ग्रंथ कौन है, तो ऋग्वेद। क्लियर। कोई को दिक्कत नहीं होने वाला। अब देखिए उत्तर वैदिक काल बता दिए 1000 से 600 ईसा पूर्व, कोई को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। पहले बता दिए ऋग्वेद का 1000, ऋग्वेद का 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक का 1000 से 600, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए उत्तर वैदिक काल के दौरान अन्य वेद जैसे, अन्य वेद देख लीजिए, जैसे में सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। देखिए बता दिए ऋग्वैदिक काल का ग्रंथ कौन है, तो ऋग्वेद। अब उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ कौन है, ये तीनों ग्रंथ है। समझ में आ गया ना? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद की रचना हुआ। एग्जाम में अगर पूछ दे कि ऋग्वैदिक काल का ग्रंथ कौन है, तो ऋग्वेद। और इस एग्जाम में उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ कौन है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछता है, वेदों की संख्या, वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। उत्तर वैदिक, देखिए उत्तर वैदिक ग्रंथ 3 हो गया और वेद 1 हो गया, कितना हो गया, टोटल 4 हो गया। इसीलिए पूछा एग्जाम में कि वेदों की संख्या कितना, तो 4। किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। वेदों की संख्या कितनी है, 4। चलिए आगे चलते हैं। चलिए वैदिक युग खत्म हो गया, अब चलते हैं लोह युग के बारे में। कौन से युग के बारे में जानेंगे आप? लोह युग के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो में आगे चलते हैं हम लोग। अगर देखिए, अगर आप लोग चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लोग को पढ़ना है चैप्टर 1, तो हम लोग वीडियो डाल दिए। चैप्टर 1 आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और एक बार और बता देते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव वीडियो और गेस्ट वीडियो भी बनाकर डालते हैं, आप लोग वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट वीडियो, जाकर देख लीजिए। चलिए पढ़ेंगे लोह युग के बारे में। कौन युग? लोह युग के बारे में। देखिए लोह युग के खोज के बाद सभ्यता, देखिए लोह युग, लोह 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 है ना, लोह लोह की खोज के बाद सभ्यता में रहने सहने में परिवर्तन हो गया। लोह का मतलब लोहा, समझ में आ गया ना? लोहा के बारे में, लोहा का जब से खोज हुआ ना, तो सभ्यता में परिवर्तन हो गया। लोहा का जब से खोज हुआ तो सभ्यता में परिवर्तन हो गया। लोहे से हल और हथियार का निर्माण किया गया। मतलब लोहा से हल, मतलब जुतने वाला हल जो होता है, और हथियार तलवार वलवार बनाने का निर्माण हुआ। किसी को कोई दिक्कत नहीं। हल के निर्माण के कारण खेती की मात्रा में वृद्धि हुई। मतलब हल बनने की वजह से खेती अच्छी होने लगी और लोगों के पास धन इकट्ठा होने लगा। मतलब हल जब से बना ना, तो खेत अच्छा होने लगा और पैसा, अच्छा खेत होगा तो बेच उच के पैसा तो अबे करेगा। ये बोलता है कि मतलब वृद्धि हो गया था खेती में और अच्छा पैसा आने लगा। किसी को कोई दिक्कत? जिसको दिक्कत हो कमेंट करते चलिए, हम ठीक करेंगे उसको। लोहे के निर्माण के साथ ही हथियार बनने की शुरुआत हुई। मतलब जिस समय लोहा का निर्माण हुआ, लोहे का, उस समय हथियार बनना शुरू हुआ, जिससे महाजनपद का विकास होना शुरू हो गया। मतलब लोहा हथियार बना तो महाजनपद का विकास हो गया। और जहाँ में पूछते महाजनपद का विकास किससे हुआ, तो एक लोहा का भी कारण है। महाजनपद का विकास हुआ था लोहा के कारण भी। चलिए आगे चलते वीडियो में। जनपद, जनपद मतलब क्या होता है? जनपद मतलब देखिए, जन मतलब लोग होता है, पद मतलब प्यार। क्लियर। जनपद मतलब जन मतलब लोग और पद मतलब प्यार। क्लियर। जनपद, जनपद उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर लोग आकर रहते हैं। क्लियर। जनपद की, देखिए जनपद किसे कहा था? जहाँ पर लोग आकर रहते हैं। क्लियर। जनपद उस जगह को कहते हैं, कहा जाता है जहाँ पर लोग आकर रहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम। हथियारों और खेती में वृद्धि के कारण जनपदों के आकार में वृद्धि होने लगी और इसी तरीके से महाजनपद का विकास हुआ। देखिए हम पहले बता दिए कि मतलब महाजनपद का विकास का एक कारण है लोहा। हथियार बनने के कारण महाजनपद का विकास हुआ। समझ में आ गया ना आप लोग को? उस समय मुख्य रूप से 16 महाजनपद थे। एग्जाम में पूछते कि महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद, जिसमें सबसे विशाल कौन सा था? आप मान लें 16 महाजनपद में सबसे विशाल यानी सबसे बड़ा महाजनपद कौन था? मगध। मगध क्या है? एक महाजनपद है। क्लियर। मगध, देखिए महाजन सबसे बड़ा महाजनपद कौन है? तो मगध।
मगध का शासन, चलिए आप पढ़ते हैं मगध का शासन कैसा था। मगध क्या है, महाजनपद। आप चलिए इसके बारे में जानते हैं कि इसका शासन कैसा था। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम फिर से। हर्यक राजवंश के राजा, देखिए आप पढ़ना शुरू करते हैं महाजनपद के बारे में। इसमें पहला राजा कौन किया, राज कौन किया, उसके बारे में जानते हैं। हर्यक राजवंश के राजा, चलिए सबसे पहले बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन नाग दशक, शिशुनाग वंश, उसके बाद शिशुनाग नंद वंश। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है हर बार ऑब्जेक्टिव, हर्यक वंश में संस्थापक कौन है, बिंबिसार। उसका बेटा कौन है, अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा उदयन। क्वेश्चन में से हर एक बार एक नया क्वेश्चन रहता है कि बिंबिसार का बेटा कौन है, अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा कौन है, उदयन। क्लियर, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। बिंबिसार को हर्यक वंश का स्थापना का भी कहा जाता है, उसका बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं वीडियो में हम लोग। देखिए नंदवंश का संस्थापक, नंदवंश का संस्थापक यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। इसका अंतिम राजा नंदवंश का कौन है, तो इसका अंतिम राजा धनानंद है। नंदवंश का अंतिम राजा कौन है, धनानंद। जिसको भी पता है नंदवंश का संस्थापक कौन है, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए वीडियो में। नंदवंश का अंतिम राजा कौन है, धनानंद। धनानंद बहुत ही ज़्यादा घमंडी था। धनानंद जो था बहुत ही ज़्यादा घमंडी था। धनानंद द्वारा चाणक्य का अपमान किया जाना ही उसके अंत का कारण है। देखिए कहा जाता है कि मतलब धनानंद का अंत का एक कारण है कि मतलब धनानंद ने चाणक्य का मतलब बेइज्जती किया था, अपमान किया था। उसी दिन से चाणक्य ने मतलब कहा जाता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था, और यही कारण है कि धनानंद को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पे यही कह रहा है कि मतलब धनानंद द्वारा चाणक्य का अपमान किया ही उसके अंत का कारण है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया और धनानंद को हरा कर उसके राजपाट को समाप्त किया। इस तरह नंद वंश की समाप्ति होगी। हम पहले बता दिए कि कारण था इसको मतलब बेइज्जती करने का, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था चाणक्य ने। समझ में आ गया ना आप लोग को। एग्जाम में पूछ दे धनानंद का अंतिम राजा कौन है, नंद वंश का अंतिम राजा कौन है, धनानंद। धनानंद को कौन हराया, चंद्रगुप्त मौर्य को कौन राजा बनाया, तो चाणक्य। क्लियर, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। चलिए मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। इसका संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। एग्जाम में पूछ देता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बिंदुसार, उसका बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार। क्लियर, उसके बाद अशोक, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अशोक चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि चक्रवर्ती सम्राट किसे कहा जाता है, अशोक को। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने युद्ध लड़ना छोड़ दिया। एग्जाम में पूछ दे कि अशोक कौन सा धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म अपनाया। समझ में आ गया ना, अशोक बौद्ध धर्म अपनाया। क्लियर, चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। इस वजह से इसके बाद वाले राजा इतना शक्तिशाली नहीं रहे और अंत में मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। मतलब बौद्ध धर्म के बाद वो लोग लड़ना छोड़ दिए, इसलिए उतना शक्तिशाली नहीं हुआ, इसलिए वहाँ से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। एग्जाम में एक कारण है बौद्ध धर्म का पतन होने के बाद, ये मौर्य वंश का पतन होने का कारण ये भी एक है कि मतलब ये लोग बौद्ध धर्म अपना लिया, उसके बाद युद्ध नहीं किया। इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक भारत पर बाहरी शासन का राज था। मतलब बाहरी शासन मतलब अकबर आर का बहुत सा। और फिर आया गुप्त युग, इसके बाद आया गुप्त युग। चलिए गुप्त युग के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त युग, इसका संस्थापक श्री गुप्त है। उसके बाद इस पर राज किया चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ दे कि विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। आप लोग नोट्स करते चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जनपद और महाजनपद, कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद। पहले बता दिए जनपद कहाँ किसे कहते हैं, जहाँ पर लोग आकर रहते हैं, पहले बता दिए वीडियो में।
देखिए जनपद और महाजनपद का अगर काल पूछ दिया है तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी ईस्वी तक, समझ में आ गया ना, 600 ईसा पूर्व तक और 600 ईस्वी तक इसका काल है। ईसा पूर्व का मतलब ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, और ईस्वी मतलब अभी 600 है। अगर आप लोग को हम बता देते हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 10 तक 12 की तैयारी कराई जाती है। आप लोग के अगर भाई और कोई भी है तो आप लोग बोल सकते हैं कि अगर आप लोग को अच्छा वीडियो लगे तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं वहाँ से। बता देते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्लास 12 के उर्दू भी पढ़ाते हैं, इस वीडियो पे अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं अगर मुस्लिम स्टूडेंट है तो। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। जनपद, जनपद बताए दिए जहाँ पर लोग आकर रहते हैं। जन मतलब लोग, पद मतलब प्यार। क्लियर। जनपद उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर लोग आकर रहते हैं, पहले बता दिए। अब चलिए विकास के बारे में पढ़ते हैं। विकास होता क्या। लोह की खोज के बाद सभ्यता के रहन सहन में परिवर्तन हुआ, मतलब लोहा का खोज होने के बाद सभ्यता में रहन सहन में परिवर्तन हुआ, ये तो पहले बता दिए। लोहे से हल और हथियार का निर्माण हुआ, ये तो पहले बता दिए। लोहा से हल, हथियार मतलब तलवार वलवार का निर्माण हुआ। चलिए आगे चलते हैं। हल के निर्माण के कारण खेती में वृद्धि हुई और लोगों के पास धन इकट्ठा होने लगा, ये तो हम पहले बता दिए। लोहे के निर्माण के साथ ही हथियार बनने की शुरुआत भी हुई, जिससे महाजनपद का विकास होना शुरू हुआ। चलिए विशेषताएं बताते हैं। अब इसकी राजधानी कहाँ थी, राजधानी के बारे में जानते हैं। महाजनपदों की राजधानी होती है, महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। राजधानी की किले किले किलेबंदी, देखिए मतलब राजधानी की किलेबंदी मतलब किलाबंदी मतलब चारों तरफ घेरा रहता था, समझ में आ गया। किलाबंदी का मतलब अच्छा से घेरा। राजधानी की किलेबंदी की जाती थी, मतलब घेरावट की जाती थी, यानी उन्हें चारों तरफ से दीवार से घिरा जाता था। सुरक्षा के लिए राजधानियों का रखरखाव सेना द्वारा किया जाता, मतलब पहले बता दिए। किलाबंदी मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ रहता था, उसके रक्षा के लिए सेना का भी किया जाता था कि दिक्कत ना हो। हर जनपद में सेना तथा नौकरशाह होते थे, मतलब हर जनपद में सेना और नौकर सब भी होते थे। अब चलिए शासन के बारे में जानते हैं, शासन क्या होता है। शासन के बारे में, किसके बारे में, शासन के बारे में। अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन हुआ, मतलब शासन का मतलब राजा और जो राज करता, राजा का नियम कानून। क्लियर। महाजनपद पे हमेशा राजा का ही राज था। पर कोई महाजनपद ऐसा थे जो गण और संघ था, मतलब उसमें पब्लिक का कानून चलता था के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोगों का समूह शासन क्या करते थे, समझ में आ गया ना। गण और संघ मतलब जहाँ पे लोगों का शासन शुरू होता था। मुख्य रूप से 16 महाजनपद का निर्माण वर्णन किया गया। हम पहले बोल दिए महाजनपद कितना, 16। इसमें सबसे प्रमुख या मुख्य बोल दे कौन है, मगध। सबसे प्रमुख मतलब महाजनपद कौन है तो मगध। गण और संघ के समझ में आ गया ना, गण और संघ जहाँ पे लोगों का समूह शासन करे। चलिए पढ़ते। गण मतलब कई सदस्यों के समूह को गण कहा जाता है। सही, मतलब आदमी मिलकर शासन करेगा उसी को न गण कहा जाता है। संगठन या सभा को संघ कहा जाता है। क्लियर। संगठन या सभा को संघ कहा जाता है। चलिए आगे चलते वीडियो में हम लोग। चलिए गौतम बुद्ध और महावीर जैन गण से ही संबंधित थे। गौतम बुद्ध और महावीर जैन गण से ही संबंधित थे। क्लियर। गण में एक से ज़्यादा व्यक्ति शासन का कर्तव्य संभालते थे, मतलब गण में मतलब एक राजा जो होता था कि मतलब शासन करता। गण में कभी कोई मंत्री शासन करता है, समझ में आ गया ना। यहाँ पर सभी को समान अधिकार दिया गए थे, मतलब गण में जो था, जैसे मान लो अभी स्वतंत्र भारत, इसमें सबको आज़ादी अलग अलग अपना, तो इसी मतलब कहा जाता है कि यहाँ पर सभी को समान अधिकार दिया गया था। चलिए धर्म ग्रंथ का निर्माण, धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ जानते हैं।
धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ जानते हैं। एक बार आज हम आप लोग को बता देते हैं, यहाँ पर 10th और 12th की तैयारी कराई जाती है। अगर आप लोग से अगर कोई छोटे भाई बहन हो तो आप लोग को लिंक भेज सकते हो उसको, या वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। और एक बार आज बता देते हैं कि यहाँ पर उर्दू का भी तैयारी कराया जाता है, क्लास 12th और 10th का दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान में ब्राह्मण द्वारा धर्म ग्रंथ का निर्माण कराया गया। मतलब इसी समय में ब्राह्मण द्वारा धर्म ग्रंथ का निर्माण कराया गया या किया गया। इन धर्म ग्रंथों में राज्य के निर्माण बताए गए। मतलब धर्म ग्रंथ उस समय में धर्म ग्रंथ जो हुआ था उसमें मतलब क्या क्या तो राज्य का निर्माण के बारे में चर्चा था। क्लियर। इन धर्म ग्रंथों के अनुसार राजा बनने का अधिकार केवल क्षत्रियों का होता था। मतलब उस समय में धर्म ग्रंथ में कहा जाता है कि राजा बनने का अधिकार केवल क्षत्रियों का था। क्लियर। शिक्षा और ज्ञान बांटने का कार्य ब्राह्मणों का था। मतलब उस समय मतलब शिक्षा पढ़ाने उड़ाने का किसी पास अधिकार था, ब्राह्मण के पास। इसी तरह से सभी लोगों के कार्य ब्राह्मण ने निश्चित कर दिए थे। मतलब उस समय में जो भी कार्य करते थे ब्राह्मण ही सब कुछ तय करते थे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर वसूली, मतलब कर कैसे वसूली किया जाता उस समय में। कर वसूली राजाओं द्वारा व्यापारी और शिल्पकारों से भेंट एवं कर वसूल किया जाता था। मतलब व्यापार पर भी कर लगा दिया जाता है, शिल्पकारों पर भी कर लगा, इतना परसेंट आपको देना कर, मतलब टैक्स इतना परसेंट देना पड़ेगा, तो उस खुद पहुंचा दिया जाता राजा के पास। आगे चलते हैं। बनवासी और चरवाहों से कर लेने के विषय पर मतभेद है, पर ऐसा माना जाता है कि उनसे भी भेंट के रूप में घोड़े तथा हाथी लिए जाते थे। मतलब वनवासी और चरवाहों से भी कर लिया जाता था, मगर किस रूप में? घोड़ा हाथी के रूप में। समझ में आ गया ना। इसी के साथ साथ दूसरे राजाओं पर आक्रमण करके उनकी सेना और धन पर सोना, देखिए उस समय मतलब दूसरे राजा पर आक्रमण करके सोना और धन पर कब्जा करके भी राजा अपनी संपत्ति में वृद्धि करते थे। मतलब दूसरे कमजोर राजा पे आक्रमण करके सोना और धन कब्जा करते थे। इससे भी मतलब राजा की पैसा में वृद्धि होता था। क्लियर। चलिए अब मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं। मौर्य साम्राज्य इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मगर चाणक्य को भी कहा जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था। क्लियर। अब देखिए इसका समय कितना है, 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। पहले बता दिए इसका स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य यह बिहार राज्य में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ? बिहार राज्य में स्थित। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। पूरे चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। मगध उस दौर का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। मतलब मगध उस समय में 300 कितना बोला था, 321 से 385 ईसा पूर्व का था। उस समय में उभर रहा था शक्तिशाली महाजनपद बनकर। मौर्य साम्राज्य की स्थापना और उसके विकास के पीछे चाणक्य का हाथ था। पहले बता दें चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था। उसका विकास और उसका हाथ किसका? चाणक्य था। चाणक्य का विकास करने में चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ देता है कि चाणक्य को किन किन नाम से जाना जाता है, तो कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है एग्जाम में। इन्होंने ही चंद्रगुप्त को तैयार किया और मगध पर मौर्य साम्राज्य का शासन स्थापित किया। मौर्य साम्राज्य ने किसको हराया था? धनानंद कौन? नंद वंश का राजा था। नंद वंश के राजा धनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य। उस दौर के अंदर इनका शासन अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैल गया था। मतलब उस समय में जो शासन करते थे कहाँ से कहाँ तक? अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक इसका शासन था। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत साहित्य स्रोत, मतलब उस समय मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी जो मिलती थी साहित्य स्रोत से मिलती थी। और एक किताब था चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है। चाणक्य मतलब एग्जाम में पूछ देता है कि चाणक्य कौन सा बुक लिखा, तो क्या
एग्जाम में पूछ देता है कि चाणक्य कौन सा बुक लिखा, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। क्लियर। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई जानकारियाँ विख्यात विक, विक, देखिए, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज लिखी गई जानकारी विशाखा विशाखा दत्त द्वारा रचित कौन सा है, तो मुद्रा राक्षस। मतलब एग्जाम में पूछ दे कि मेगास्थनीज कौन सा बुक लिखा, तो मुद्रा राक्षस। मगर एक और बुक लिखा मेगास्थनीज जो एग्जाम में बार बार पूछता है, इंडिका, इंडिका नामक, इंडिका। क्लियर। एग्जाम में पूछता है कि मेगास्थनीज कौन सा बुक लिखा, तो इंडिका, इंडिका है। आप लोग को भी सीधा लिख लीजिए कि मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा जिसका नाम है इंडिका। ठीक इस समय भारत आए तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ये भी लिख लीजिए। और कहाँ के थे, तो यूनान के। और ये कौन थे, राजदूत। क्लियर। ये सब एकदम अब भी लिख लीजिए नोट करके, एग्जाम में पूछता है तो पूछता है। ब्राह्मण द्वारा लिखी गई ग्रंथ और धर्मशास्त्र थे, मतलब ब्राह्मण जो लिखते हैं उस टाइम में, तो धर्म ग्रंथ और धर्म ग्रंथ। क्लियर। मौर्य काल में बनाए गए भवन और स्तूप। मौर्य काल में बनाए गए भवन और स्तूप। मौर्यकालीन दृढ़ भंड 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 पत्थर पर लिखे अभिलेख और मूर्तिकाल मूर्तिकाल मंड देखिए मंद भंड पत्थर पर लिखे अभिलेख और मूर्तिकाल। प्रशासनिक व्यवस्था। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। केंद्रीय शासन मतलब राजा, उस समय राजा का शासन था। एकात्मक शासन संपूर्ण राज्य पर राजा का नियंत्रण होता था। मतलब देखिए, एकात्मक शासन पूर्ण राज्य पर राजा का शासन होता था। न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे, राजा मतलब न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे। सेना का प्रमुख मंत्री परिषद की स्थापना। चलिए आज हम इतना ही पढ़ाते हैं, काहे कि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, काहे कि आप लोग को हम इसका पार्ट 2 वीडियो अपलोड करेंगे। एक बार और हम बता देते हैं कि इस चैनल पर 10th और 12th का तैयारी कराया जाता है। तो आप लोग अगर भाई बहन अगर कोई भी छोटे तो उसको लिंक भेज सकते हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। हम लोग इतना अच्छे से पढ़ाते हैं कि आप लोग को पसंद आ ही जाएगा। चलिए इसका हम वीडियो पार्ट 2 लाएँगे, बहुत जल्द लाएँगे। चलते मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।